वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है जो हमें आज करना है उसका नाम है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस टॉपिक का असल में मतलब क्या है। तो इसको जानने के लिए हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल से शुरुआत करेंगे। तो सपोज़ आपके पास कोई इंटीग्रल है आई जो कि डबल इंटीग्रल की फॉर्म में है, ओके, और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, कोई फंक्शन है, ओके, इन टू वेरिएबल। तो अगर हमारे पास कोई इंटीग्रल इस तरीके से है और हम इसे किसी रीजन पर इंटीग्रेट कर रहे हैं, लेट अस से आर रीजन पर हम इसको क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है dy और सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है dx। दैट मीन्स यहाँ पर जो फर्स्ट इंटीग्रल है, इसको मैं फर्स्ट इंटीग्रल बोल रहा हूँ, अगर जो ये फर्स्ट इंटीग्रल है इसकी लिमिट्स जो है वो फंक्शन ऑफ x होंगी। इसका मतलब क्या है कि जो आप यहाँ पर लिमिट्स लिखेंगे वो क्या होगी, y की वैल्यू होगी इन टर्म्स ऑफ x, और जो आप यहाँ पर लिखेंगे वो x की वैल्यूज़ होगी। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? तो जनरली एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, सपोज ये रीजन है r, ठीक है, ये बॉक्स यहाँ पर जो हमारे पास है, और इस लाइन को मैंने कह दिया x इज इक्वल टू a और इस लाइन को मैंने कह दिया y इज इक्वल टू b। सपोज ये हमारे पास रीजन है r, तो आपके पास लिमिट्स क्या आएंगी फिर इस इंटीग्रल की? आपने डबल इंटीग्रल कर चुका है तो ये तो आपके लिए आसान होगा। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर dy लिखा हुआ है, इसका मतलब हमें पहले y की लिमिट्स लिखनी है। तो y यहाँ पर मैं इस r को थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूँ। तो जो ये y है, लेट अस सपोज यहाँ पर एक बॉक्स हमारे पास है जिसकी विड्थ dx है, और ये बॉक्स है, इसकी इसे विड्थ कह लेता हूँ मैं और इसको मैं लेंथ कह लेता हूँ, ओके। तो ये dy है और ये dx है, ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? तो सबसे पहले इस इंटीग्रल का मतलब क्या है कि पहले आपको y की लिमिट्स देखनी है कि y, तो आपको क्या करना होगा, इसी बॉक्स को यहाँ से शुरू करके ऊपर तक मूव कराना होगा, इस लाइन तक, जहाँ जब तक ये टच नहीं हो जाता इस लाइन पे। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इस तरीके से ये एक स्ट्रिप बन जाएगी जब आप इसको ऐसे मूव कराएंगे। समझ आई मेरी बात? तो आपने क्या करा, y की लिमिट सबसे पहले देखी। तो y कहाँ से शुरुआत कर रहा था, ये जो लाइन है यहाँ पर जो मेन एक्स एक्सिस है, इसकी इक्वेशन क्या होती है, इसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0। तो अब आपने देखा कि y जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव कर रहा है। मेरी बात समझ आ रही है? तो यहाँ पर y की लिमिट क्या हो जाएगी फिर, y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू a। अब आपको क्या करना है, x की लिमिट्स देखनी है। तो x किस पे मूव कर रहा है, इसे मान लो आप x इज इक्वल टू 0 होती है इसकी इक्वेशन, y एक्सिस की इक्वेशन, और ये x इज इक्वल टू a है। तो यहाँ पर देखिए आप, ये x इज इक्वल टू 0 से मूव कर रहा है x इज इक्वल टू a तक, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं कह रहा हूँ कि ये मेरे पास r रीजन पर मैं इस इंटीग्रल को इवेलुएट कर रहा हूँ, तो उसका मतलब क्या है असल में? उसका मतलब है कि आपको ये लिमिट्स चूज करनी है। समझ आ गई मेरी बात? तो यहाँ पर देखिए आपने dy पहले नंबर पे लिखा और dx बाद पे लिखा, तो ये फर्स्ट नंबर पे अगर ये है तो मतलब आपको इसकी लिमिट्स जो है यहाँ पर लिखनी होगी, और जो सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है उसकी लिमिट्स यहाँ लिखनी होगी। तो आप इसी इंटीग्रल को दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। आपने डबल इंटीग्रल में करा होगा इस चीज़ को। तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, पहले x भी लिख सकते हैं। तो जब आपने यहाँ पर x लिखा तो इसका मतलब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, x की लिमिट्स लगानी होगी और यहाँ पर आपको y की लिमिट्स लगानी होगी। समझ आ गई मेरी बात? तो आपने देखा कि ये जो यहाँ पर लिमिट्स है x की, वो कहाँ से कहाँ मूव कर रही है, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू a तक। सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया है शायद, नहीं ठीक है, सही है, मुझे लगा b है, ठीक है। तो आपने देखा कि x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू a तक आपका x मूव कर रहा है, और y मूव कर रहा है y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू b तक। तो फाइनली इसका क्या मतलब बैठा कि आप चाहे इस तरीके से सॉल्व कर लें, चाहे आप इस तरीके से सॉल्व कर लें, फाइनली रिजल्ट ये निकलता है कि दोनों का आंसर सेम आता है। तो इसी को चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। तो आपने इस स्टेप से इस स्टेप में आने में क्या करा है, चेंज ऑफ ऑर्डर करा है। समझ आ गई मेरी बात? इसे कहते हैं चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये बहुत ईजी था इस केस में, क्योंकि हमारे पास लिमिट्स कैसी हैं, कॉन्स्टेंट है। पर जहाँ पर वेरिएबल लिमिट आती है वहाँ पर हमें ग्राफिकल मेथड का यूज़ करके ऑर्डर चेंज करना होता है। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये तो पहला जो एग्जांपल था आपने बहुत इजी ले लिया, सिर्फ इस चीज़ को समझने के लिए कि चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन होता क्या है असल में, ठीक है।
तो लिमिट्स मैं कैसे ले रहा हूँ इस चीज़ को तो मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लेन यहाँ पर नहीं करूँगा, क्योंकि आपने डबल इंटीग्रल अच्छे से पढ़ लिया है, तो आपको मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको लिमिट्स वगैरह सारी चीज़ें आती हैं, तो मैं उसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। पर मैं इस चेंज ऑफ ऑर्डर का इंपॉर्टेंस आपको बता देता हूँ। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का इंपॉर्टेंस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जहाँ पर आपका जो इंटीग्रल है वो इस ऑर्डर से अगर सॉल्व होने में डिफ़िकल्टी दे रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि अगर आप उसका ऑर्डर चेंज कर दें तो वो बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाए। समझ आ गई मेरी बात? तो अब मैं एक एग्जांपल ऐसा लेता हूं जहां पर अगर आप ऑर्डर को चेंज नहीं करेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो वो एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो मैं ज़रा इसको रब कर देता हूं यहाँ पर। ठीक है, अब देखते हैं। तो आपके पास इंटीग्रल जो है इस बार वो गिवन क्या है, वो ये है कि I इज इक्वल टू 0 to 2a x स्क्वायर बाई 4a 3a माइनस x, और यहाँ पर लिखा हुआ है fx y dx dy। ठीक है, अच्छा सॉरी यहाँ पर गलती है, ये dy dx है, ये एग्जाम्पल है आपका। समझ आ गई मेरी बात? ये एग्जाम्पल है। ठीक है, अब मेरी बात को समझिए। मैं इसी एग्जाम्पल को दो तरीके से कराऊंगा, एक बार मैं x के हिसाब से कराऊंगा और एक बार मैं y के हिसाब से कराऊंगा। तो ये आपका रीजन है। तो सबसे पहले किसी भी रीजन को अगर आपको इंटीग्रल उसका देखना है, समझना है, तो आपको उसका ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए अच्छे से। तो हमारे पास देखिए, आपके पास कर्व 1 क्या है? कर्व 1 है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 4a और y इज इक्वल टू 3a माइनस एक्स। ठीक है, देखो ये dy लिखा हुआ है, तो ये y की लिमिट्स है। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? C2 क्या है आपके पास? कर्व x इज इक्वल टू 0, देखो सेकेंड नंबर पे लिखा हुआ, तो हम इसकी ये वाली लिमिट्स देखेंगे। x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2a। तो समझ आ गई मेरी बात? ये आपके पास कर्व है। तो हम इसको एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि y इज इक्वल टू, अगर हम इसको ढंग से लिखेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा? ये निकल के आ जाएगा कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना लिखा है? ये 4ay है, जो कि क्या होती है? एक पैराबोला की इक्वेशन होती है। तो ये जो पैराबोला है, क्योंकि एक्स पे स्क्वायर है, तो इसे किसकी तरफ बनना होगा? y एक्सिस की तरफ। ठीक है, फर्स्ट ईयर में जब आपने कर्व ट्रेसिंग करी होगी तो वहाँ पर आपने ये देखा होगा। और वैसे भी कर्व ट्रेसिंग की इतनी भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, ये बेसिक सी चीज़ है। ठीक है, अब आपके पास दूसरी जो इक्वेशन है वो क्या है? y प्लस एक्स इज इक्वल टू 3a। तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से निकल के आएगी। ठीक है, तो इसको मान लीजिए y प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना लिखा है? ये वाली स्ट्रेट लाइन 3a, और ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है कि इस पॉइंट को निकालना सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब इस पॉइंट को निकालने के लिए मैं क्या करूँगा? यहाँ पर से x की वैल्यू उठाकर, y की वैल्यू उठाकर इस इक्वेशन में रख दूंगा। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूँगा, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ से y की वैल्यू उठा के यहाँ रख रहा हूँ, तो कितनी आ चुकी है? 4a 3a माइनस एक्स, जो कि क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ से आप इजीली क्या कर सकते हैं? x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर आपने x की वैल्यू निकाली तो आप y की भी निकाल सकते हैं। तो इन्हीं दो को इसी इक्वेशन को सॉल्व करके पहले आप x की निकालना और फिर y की निकालना। मैं डायरेक्टली यहाँ पर पॉइंट लिख देता हूँ। तो x की वैल्यू जब आप यहाँ से निकालोगे इस इक्वेशन से, तो वो आएगी 2a। ठीक है, और जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी a। समझ आ गई मेरी बात? तो यहाँ पर कितना जाएगा? 2a, a। ये जो पॉइंट आपका है वो 2a, a है, और ये जो पॉइंट है वो कितना है? 0, 3a। ठीक है, इस लाइन की हेल्प से हम ये ग्राफ बना सकते हैं। समझ आ गई मेरी बात? अब आप देखिए, ये अभी हमारे पास इंटीग्रल दे रखा था। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ? सपोज मेरे पास क्या दे रखा है? ये जो इंटीग्रल है ये हम सबसे पहले कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट, उसके बाद कर रहे हैं हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट। अब हमारा रीजन बन चुका है। ठीक है, ये हमारा रीजन है कंप्लीट। तो अच्छा, मैंने x की लाइन, x की इक्वेशन नहीं लिखी जो x की थी। तो x इज इक्वल टू 2a की लाइन ये आ जाएगी, ये x इज इक्वल टू 2a। समझ आएगी बात? तो जब आप रीजन शेड करेंगे तो ये निकल के आएगा आपका रीजन। अच्छा, जब आप अब इसको y के रिस्पेक्ट में कराते हैं, अब मेरी बात सुनिए आप ध्यान से, अगर आप इसको y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इंटीग्रेट,
तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर से इस बेस से लेकर ये जो y की वैल्यू यहाँ पर है वहाँ से लेकर यहाँ तक जाना होगा, ठीक है। तो तब तो क्या आएगा, लिमिट्स क्या आएंगे। अब मैं रिवर्स प्रोसेस चल रहा हूँ, मैं सपोज हमारे पास क्या रीज़न दे रखा है और मुझे इंटीग्रेट करना है इस f को, तो मैं रिवर्स प्रोसेस में चल रहा हूँ, मैं आपको दोनों से करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो जब मैं रिवर्स में चल रहा हूँ तो मुझे लिमिट्स ढूंढनी है सपोज, ठीक है, ये मेरा एम है। तो मैं यहाँ से चलूँगा, सबसे पहले मैंने y लिखा है यहाँ पर, तो मुझे यहाँ से चलना होगा यहाँ तक। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है x²/4a, ठीक है। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, सॉरी y की वैल्यू कितनी है 3a - x। अब आप x देख लीजिए कि x कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, तो x मूव कर रहा है x = 0 से x = 2 है, ये लिमिट कांस्टेंट होती है। तो ये बहुत ही इजीली आपने कर दिया। अब मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने सपोज आपके पास आपको करना होता इसी क्वेश्चन को, अगर आपको करना होता सॉल्व, पर आपको फर्स्टली क्या रखना है, अगर आपको ये करना होता dx dy, अगर आपको ये चीज़ को इवेलुएट करना होता तो फिर आपके पास लिमिट्स क्या आती। तो देखिए, जब आपने यहाँ पर dx को फर्स्ट नंबर पे लिखा है, तो फर्स्ट नंबर पे लिखने से मतलब क्या है कि आपको x देखना है कि x कहाँ से शुरू हो रहा है इस रीजन के अंदर। इस रीजन में x यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। पर अब आप जैसे जाएंगे तो आपको दो कर्व मिलेंगे। अगर आप यहाँ से इस लाइन से ऊपर, अगर आप इस लाइन से ऊपर रहते हैं तो आपको x = 0 से शुरू होना पड़ेगा, लेकिन x की वैल्यू यहाँ पर कुछ और है और इस वाले रीजन के लिए कुछ और है। मेरी बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है? जब आप इस वाले रीजन में जाएंगे, इतने रीजन में आप x = 0 से शुरू करेंगे तो आप यहाँ तक पहुँचेंगे, यहाँ पर कुछ और है x की वैल्यू, और जब यहाँ वाले में जा रहे हैं तो यहाँ पर कुछ और है। इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, इस इंटीग्रल को टू पार्ट्स में स्प्लिट करना होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, एक और एडिशन आएगा, और फर्स्टली आप क्या करेंगे, इस वाले रीजन इस वाले रीजन को मैं मान लेता हूँ R1 और इस वाले रीजन को मैं मान लेता हूँ R2। R1 के अंदर क्या हो रहा है, x जो है वो 0 से लेकर x = 3a - y तक जा रहा है। और फिर आप y देख लीजिए, y यहाँ पर कितना था, ये पॉइंट कितना था 2a, a, तो इसका मतलब इस लाइन की इक्वेशन कितनी है, y = a। तो y की वैल्यू a से लेकर 3a तक जा रही है इस रीजन में, ठीक है, बात समझ आ गई मेरी। अब आप इस रीजन में देखिए, इस रीजन में जो है x की जो वैल्यू है वो कहाँ से चल रही है, 0 से लेकर, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ और है x की वैल्यू, वो कहाँ से निकालेंगे आप, यहाँ से, तो वो कितना जाएगा √4ay। समझ आ गई मेरी बात? अच्छा, अब y की वैल्यू देख लीजिए, y 0 से चल रहा है, y = a तक, ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? तो अब आप सब कुछ भूल जाइए जो हमने करा, ठीक है। हमने क्या करा, सबसे पहले हमने dy dx के रिस्पेक्ट में लिमिट्स लिखी, फिर हमने क्या करा, dx dy के बेसिस पर लिमिट लिखी। तो सपोज आपके पास ये प्रॉब्लम ना होकर ये वाली प्रॉब्लम है, सपोज आपको गिवन ये दे रखा है, तो इस प्रॉब्लम में क्या दिक्कत आने वाली है कि आपको 2 बार इंटीग्रेट करना है, पर वही आपको जब आप dy dx कर रहे हैं तो आपको सिंगल इंटीग्रेशन करना है। मेरी बात समझ आ रही है? यहाँ पर 2 बार करना है ना आपको चीज़ों को इंटीग्रेट, 2 बार करना है, 2 बार लिमिट्स लगानी है, तो इसका मतलब क्या आएगी, परेशानियाँ आपको आएंगी जब आप सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में दोबारा से रीफ्रेज कर देता हूँ एक शुरू से ही। सपोज आपके पास कोई फंक्शन है f, ठीक है, अब मैं शुरू से बता रहा हूँ आपको। सपोज आपके पास कोई फंक्शन है f जिसको आपने इंटीग्रेट करना है इस रीजन पर, तो आपका पहला स्टेप क्या होगा, आप लिमिट्स कैसे रखेंगे, आपको लिमिट्स उस वे में रखनी होगी जो सबसे ईजीएस्ट वे होगा। तो अगर आपने dx dy चुन लिया तो आपको 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है, पर अगर आप dy dx रखेंगे तो आपको एक ही बार करना पड़ेगा। तो सपोज एग्जाम में क्वेश्चन ये वाला आता है, ठीक है, सपोज दिस इज योर एग्जाम क्वेश्चन। तो आपको अगर क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करना है तो आप इसे पहले, सबसे पहले चेंज ऑफ ऑर्डर से इसका ऑर्डर चेंज करेंगे, आप इसे इस फॉर्म में लाएंगे, उसके बाद उसे सॉल्व करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये हो सकता है कि इससे सॉल्व हो ही ना, क्या पता इसमें ऐसी, जब आप इसमें f तो आप अभी जानते नहीं है कि क्या है, तो इस बात की गारंटी तो आप ले नहीं सकते कि आप इसको इंटीग्रेट कर ही लेंगे।
तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप इस वाले मेथड से चलें, इस वाले ऑर्डर से अगर आप इंटीग्रेट करें तो आपका इंटीग्रेशन सॉल्व हो ही ना, आप इंटीग्रेट ही ना कर पाएँ। वहीं अगर आप इससे करेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है और आपको मुश्किल हो रहा है उसे इस मेथड से सॉल्व करना, इस मेथड, ये मैं कहना चाह रहा हूँ इस टाइप के मेथड से सॉल्व करने में, तो आपको उसका ऑर्डर वहाँ पर क्या करना होगा, चेंज करना होगा। तो ये मैंने आपको बड़ा एक वो दे दिया, ओवरव्यू दे दिया कि चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन क्या है। मेरी बात समझ आ गई आपको? अब हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर देखेंगे कि जहाँ पर हमें पता लगेगा कि ये कितना हेल्पफुल है हमारे लिए ऑर्डर को चेंज करना। अब आप इस एग्जाम्पल को देखिए। इस एग्जाम्पल में हम क्या कर रहे हैं कि हमें क्या करना है, इस इंटीग्रल को, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है इस रीजन आर पर। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, एक बार ये देख लेता हूँ कि क्या ये इंटीग्रल इसी से सॉल्व हो सकता है, इसी लिमिट से। तो सबसे पहले देखिए लिमिट किसकी आपको दे रखी है। अच्छा, बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पर dy लिख दिया, असल में यहाँ पर क्या है, dx है और यहाँ पर dy है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये देखना है सबसे पहले कि क्या ये इंटीग्रल इसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको किसको इंटीग्रेट करना है, इसके हिसाब से x को इंटीग्रेट करना है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपको इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, x स्क्वायर का प्रोडक्ट है जिसके साथ cos x के साथ, ठीक है। अब देख लीजिए y यहाँ पर कांस्टेंट है, तो क्या आपने कभी आज तक इसका इंटीग्रेशन करा भी है क्या, cos ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का, और बाहर से एक्स स्क्वायर प्रोडक्ट में नहीं कर सकते आप, इतनी इजीली कोई कर ही नहीं सकता इसको इंटीग्रेट। तो इसका मतलब क्या है, ये क्वेश्चन क्यों दिया गया है आपको, ऐसा थोड़ी है कि हमारा टाइम वेस्ट करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है। हमें क्या करना है, इसका ऑर्डर चेंज करना है। तो ऑर्डर चेंज करने के लिए मैंने आपको सबसे पहला तरीका क्या बताया है, आपको सबसे पहले रीजन को ड्रॉ करना है। तो रीजन को मैं सबसे पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। सबसे पहले देखिए x की लिमिट्स क्या है, यहाँ पर x आपका जो है वो y से लेकर कहाँ तक मूव कर रहा है, 1 तक, और y कहाँ से मूव कर रहा है, 0 से लेकर 1 तक। समझ आ गई मेरी बात? तो x इज इक्वल टू वाई का कर्व कैसा होता है, ऐसा, ये एक स्ट्रेट लाइन है। x इज इक्वल टू 1 का कैसा होता है कर्व, ऐसा, ये x इज इक्वल टू 1 है। y इज इक्वल टू 0 का कौन होता है, ये है y इज इक्वल टू 0, ये है x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, y जो है वो 0 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, 1 तक जा रहा है, तो ये है y इज इक्वल टू 1 की लाइन। समझ आ गई मेरी बात? तो आपको सबसे पहले कैसे मूव करना है, y से लेकर, सॉरी गलती से मैंने ये बना दिया, आपको मूव करना है x इज इक्वल टू वाई से, ये लाइन है x इज इक्वल टू वाई, तो आपको मूव करना है x इज इक्वल टू वाई से x इज इक्वल टू 1 तक। तो x इज इक्वल टू वाई से x इज इक्वल टू 1 तक, तो इस तरीके से आपने मूव करना है। उसके बाद आपने मूव करना है y इज इक्वल टू 0, ये y इज इक्वल टू 0 है, यहाँ से लेकर y इज इक्वल टू 1 तक। इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका रीज़न है जो रिक्वायर्ड रीज़न है। मेरी बात समझ आ गई आपको? अच्छा, अब ग्राफ हमारा बन चुका है। तो आपने सबसे पहले ये देख ही लिया कि आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते जब तक x कांस्टेंट है। इसका मतलब जब आप इसका ऑर्डर चेंज करेंगे उस समय तो x, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, जब आप इसको इसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो आपका x वेरिएबल है और y कांस्टेंट है, तो उस समय आपको बहुत प्रॉब्लम आ रही है इसको इंटीग्रेट करने में। तो आप इसका ऑर्डर चेंज करेंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे, y को वेरिएबल बना देंगे और x को कांस्टेंट कर देंगे। तो जब आप इसका ऑर्डर चेंज करेंगे तो आपको क्या करना होगा, इस फर्स्ट लिमिट आपकी यहाँ से चलनी चाहिए, y इज इक्वल टू 0 से लेकर y इज इक्वल टू x तक, और उसके बाद आपको सेकंड लिमिट इसको रखनी होगी x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है शुरुआत में x इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर क्या है x इज इक्वल टू 1। समझ आ गई मेरी बात? तो ऑर्डर आपको चेंज करना आ चुका है, आपको बस दूसरी तरीके से इसको देखना है इसी फिगर को। तो सबसे पहले मैं इसका थोड़ा रफ स्केच बना देता हूँ। पहले आप क्या कर रहे थे, x के हिसाब से इंटीग्रेट कर रहे थे, तब तो आप ऐसे में जा रहे थे इनिशियली, बट आपको अब ऐसे में जाना है। मेरी बात समझ आ गई? तो सबसे पहले आपने यहाँ से एक स्ट्रिप बनाई और वो देख लिया कि वो कहाँ से कहाँ तक मूव कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, यहाँ से आपको जाना है, इस समय y की लिमिट है तो आपने देखा कि y इज इक्वल टू 0 है ये लाइन, और ये लाइन है y इज इक्वल टू x। तो y इज इक्वल टू 0 से लेकर y इज इक्वल टू x तक, और x की वैल्यू क्या है, 0 से लेकर x की वैल्यू 1। x स्क्वायर कॉस ऑफ x स्क्वायर माइनस xy dy dx।
अब ये इंटीग्रल बहुत आसान हो चुका है, क्योंकि इस समय ये फंक्शन नहीं है, ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, सिर्फ y वेरिएबल है। तो इसका मतलब किसका इंटीग्रल करना है आपको? cos y का। cos y का इंटीग्रल आप जानते हैं कितना होता है? sin y। तो सबसे पहले आप इसको क्या कर लेंगे, इस चीज़ को आप t मान लेंगे थोड़ी देर के लिए, सब्स्टिट्यूशन ले रहा हूँ मैं एक। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई को आपने थोड़ी देर के लिए t माना। यहाँ पर x क्या है? कांस्टेंट, और y क्या है? वेरिएबल। तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ये जीरो हो जाएगा, और ये कितना जाएगा? x dy इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो ये इंटीग्रल फाइनली कितना जाएगा आपके पास? x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x dy को आपने लिखा है dt। ठीक है, इसको मैं नीचे भेज देता हूँ यहाँ, तो dy की वैल्यू मैं निकाल लूँगा। तो मेरे पास कितना जाएगा? एक्स स्क्वायर कॉस t, और dy की जगह मैं लिख सकता हूँ dt बाई माइनस एक्स dx। मेरी बात समझ आ गई? अभी यहाँ पर लिमिट्स हैं, सेकंड डबल इंटीग्रल, दूसरा वाला इंटीग्रल यहाँ पर अभी भी है। मैं थोड़ा सा लिखना उसको मिस कर दिया। लिमिट्स मैं अभी नहीं रखूँगा, लिमिट्स मैं बाद में रखूँगा, क्यों, मैं उसका रीज़न बता दूँगा आपको। ठीक है, तो फाइनली कॉस टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? dt के रेस्पेक्ट में करना है कॉस टी का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका? साइन टी ना लिख के मैं उसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई वापस से लिख दूंगा, ताकि मेरे पास क्या बच जाए? यही वाली लिमिट्स बच जाए। तो y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू एक्स है इसकी लिमिट्स dx। अब थोड़ा सा मैं आगे मूव कर देता हूँ बोर्ड को, ताकि आपको दिखने में आसानी हो। अच्छा, तो अब फाइनली मैं कहाँ पर, अब जब आप लिमिट्स रख देंगे तो यहाँ पर y की जगह आप x रखेंगे तो कितना आ जाएगा? साइन जीरो कितना होता है? 0। जब आप y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो आपको कितना मिलेगा? साइन एक्स स्क्वायर। मेरी बात समझ आ गई? x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 1 माइनस टाइम्स ऑफ x साइन एक्स स्क्वायर। समझ आ गई मेरी बात? तो माइनस नहीं आएगा क्योंकि सेकेंड लिमिट थी, वो सेकेंड लिमिट का एक और माइनस आएगा, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब आपको ये इंटीग्रेट करना है, ये तो बड़ा सिंपल है इंटीग्रेट करना। इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? आप एक्स स्क्वायर को क्या मान लेंगे? टी मान लेंगे। एक्स स्क्वायर को आप टी मानेंगे तो एक्स डी एक्स बराबर डी टी आ जाएगा। यहाँ पर सिर्फ अब डी एक्स बचा है। समझ आएगी मेरी बात? तो एक्स स्क्वायर को आप थोड़ी देर के लिए टी माने, 2x dx बराबर कितना आ जाएगा? dt। तो फाइनली आप जब ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर लग के और लिमिट्स निकाल के, तो आपका कितना जाएगा? 1/2 ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ 1। तो मेरी बात समझ आ गई? इसमें हम क्या कर रहे हैं? बेसिकली इनिशियल स्टेप हमें ये दे दिया गया। अब हमने देखा कि हम इस स्टेप के साथ तो प्रोसीड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रल में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। जब तक आपका x वेरिएबल रहेगा आप इस चीज़ को इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो आपने किसका हेल्प लिया? चेंज ऑफ ऑर्डर का। आपने y की लिमिट्स को रखा, और जब आपने y की लिमिट्स को रखा तो ये इंटीग्रल बड़ी आसानी से क्या हो गया? सॉल्व हो गया। तो इसी को कहते हैं चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसके अंदर और कुछ नहीं है, हमें क्या करना है? डिफरेंट क्वेश्चंस में हमें चेंज ऑफ ऑर्डर करना है, और चेंज ऑफ ऑर्डर की वजह से हमारा जो क्वेश्चन है वो आसान हो जाता है। ठीक है, तो अब कुछ और एक और क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, और उसके अलावा कुछ मैं आपको एक्सरसाइज में दे दूंगा। ठीक है, अब आप देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है? हमें शो करना है कि ये जो दोनों इंटीग्रल लिखे हुए हैं ये दोनों क्या है? इक्विवेलेंट है। समझ आ गई मेरी बात? तो इसका मतलब क्या है असल में, कि आपने क्या शो करना है कि अगर आप इस इंटीग्रल का चेंज ऑफ ऑर्डर करेंगे तो आपको यही वाला क्या मिलेगा? इंटीग्रल मिलेगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे? हम LHS से स्टार्ट करेंगे। तो हमने सपोज LHS ले लिया कि हम LHS से प्रोसीड कर रहे हैं। तो अब हमें इस बेसिकली हमें करना क्या है? मतलब इसका मतलब हमें इसका ऑर्डर चेंज करना है। तो ऑर्डर चेंज करना सबसे पहला स्टेप क्या होता है ऑर्डर चेंज करने के लिए? कि आपको उसका ग्राफ आना चाहिए बनाना। तो आपने देखा कि आपके पास कौन कौन से कर्व हैं, सबसे पहले वो ड्रॉ कर लेते हैं एक बारी। तो आपके पास देखा आपने कि x की वैल्यू, अच्छा यहाँ पर थोड़ी सी गलती है, यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए? dy dx होना चाहिए, थोड़ी सी गलती है क्वेश्चन में, और यहाँ पर आपका dx dy होना चाहिए। ठीक है, अच्छा तो LHS लेके चल रहे हैं। तो आपने देखा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 4a से लेकर कहाँ तक हमें जाना है? 2√ax तक। ठीक है, तो ये है हमारे पास फर्स्ट कर्व एक्स स्क्वायर ओवर 4a। यहाँ से लेकर हमें कहाँ तक जाना है? y इज इक्वल टू 2√ax तक। अगर आप इस कर्व को देखें तो ये कुछ और नहीं बल्कि क्या है? एक पैराबोला है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a है।
और अगर आप दोनों साइड स्क्वायर करेंगे इस वाले में तो आपको क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये मिलेगा 4ax। मेरी बात समझ आ गई। तो ये दो कर्व है आपके पास बेसिकली जिनको आपने ड्रॉ करना है। तो ये भी पैराबोला है और ये भी पैराबोला है। अब इस वाले में x पे स्क्वायर है तो पैराबोला किसकी तरफ बनेगा, y एक्सिस की तरफ। तो हमने एक पैराबोला बना दिया y एक्सिस की तरफ। अब इसमें y पे स्क्वायर है तो ये x एक्सिस की तरफ पैराबोला बन जाएगा। मेरी बात समझ आ गई। तो आपने कहाँ से कहाँ जाना था, देखो आपने जाना था एक्स स्क्वायर ओवर 4a से। अच्छा सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन सा वाला है। ये वाला जो है ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4a वाला, ठीक है। और ये नीचे वाला जो पैराबोला है ये कितना है, 2√ax वाला। समझ आ गई मेरे बात। तो आपने जाना था एक्स स्क्वायर ओवर 4a से यहाँ तक। तो ये है एक्स स्क्वायर ओवर 4a से लेकर कहाँ तक जाना है आपने, यहाँ तक, y इज इक्वल टू 2√ax तक। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट काम है इस पॉइंट को फाइंड आउट करना कि ये पॉइंट क्या है। इस पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना होगा, आपको यहाँ से क्या करना होगा, y की आप दो तरीके कुछ भी कर सकते हैं। आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करें, चाहे आप यहाँ से x की वैल्यू y की वैल्यू निकाल के ऊपर वाले में पुट कर दें, वो मर्जी आपकी। तो जब आप ये दोनों सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे, इन दोनों इक्वेशन को जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये एक पॉइंट मिल जाएगा। तो ये जो पॉइंट है ये असल में कितना है, 4a है, ठीक है। 4a, 4a का ये पॉइंट है, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को आप खुद से सॉल्व कर लेना। ये बेसिक सी चीज़ है, मैं इस वीडियो में इसको इंक्लूड नहीं करूँगा, इससे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इन दोनों को सॉल्व करके मेरे पास ये आ गया 4a, 4a पॉइंट। तो आपने देखा कि आपको फिर कहाँ से जाना है, 0 से लेकर 4a। तो 0 से लेकर 4a मतलब इस वाली लाइन तक, इसको मान लें आप x इक्वल टू 4a, ठीक है। तो ये यहाँ पर x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0 से लेकर 4a तक जाना है। तो फाइनली आपने देखा कि आपको यहाँ से लेकर यहाँ जाना था और यहाँ से लेकर यहाँ तक आना था। तो मतलब कौन सा रीज़न हो गया, यही हो गया। समझ आ गई मेरी बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ में। अब हमें यही ऑर्डर क्या कर देना है, चेंज कर देना है। तो पहले हम कैसे जा रहे थे, ऐसे में जा रहे थे। अब हमें ऐसे में ना जाकर अब हमें कैसे में जाना है, अब हमें ऐसे में जाना है। मेरी बात समझ आ रही है, ऐसे में। तो जब आप इस कर्व से इस कर्व पर जाएंगे तो आपको लिमिट्स किसकी लगानी होंगी, x की। अभी तक आपने किसकी, ये लिमिट्स किसकी हैं, ये y की लिमिट्स हैं। समझ आ गई मेरी बात। तो इस कर्व पर x की वैल्यू कितनी है, सबसे पहले ये फाइंड आउट करें। x की वैल्यू जब आप इस कर्व पर निकालेंगे तो कितनी आएगी, 4ay। तो यहाँ पर है x इज इक्वल टू 4ay, ठीक है। सॉरी मतलब x इज इक्वल टू है 4√4ay, ठीक है। ये x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है। इस वाले कर्व पर x की वैल्यू कितनी है, यहाँ से आप निकाल लें, y स्क्वायर ओवर 4a। ये लाइन कौन सी लाइन है, ये लाइन है y इज इक्वल टू 4a की। तो प्रोसेस क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ जाएं और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएं, ठीक है। तो ये हो गया ऑर्डर चेंज। तो LHS आपके पास ये था। तो यहाँ पर आपके पास जब आपने इसको सपोज आप i इंटीग्रल मान लें, तो जब आप इसका ऑर्डर चेंज करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले x की वैल्यू यहाँ से निकाल लें, ये कितनी आ जाएगी, √4ay। यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएं तो ये कितना है, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अच्छा मैंने गलती कर दी थोड़ी सी, मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है। ये इसकी इक्वेशन नहीं है, इस कर्व की इक्वेशन कितनी है, ये वाली, हमें यहाँ से देखना है। मैंने गलती कर दी, ये जो कर्व है वो मैंने उल्टा कर्व ले लिया एक तरीके से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो कर्व है ये इससे निकलेगी x की वैल्यू और इस वाले के लिए इससे निकलेगी, ठीक है। तो इस वाले कर्व से अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, ये आएगी y स्क्वायर बाई 4a। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, y स्क्वायर बाई 4a। और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, यहाँ से आप निकालेंगे तो कितना जाएगा, √4ay। अब आप देख लीजिए यहाँ पर कितनी है उसकी वैल्यू, y की वैल्यू 0 और यहाँ पर कितनी है 4a। तो y इज इक्वल टू 0 से लेकर y इज इक्वल टू 4a f ऑफ x y dy dx। तो ये मैंने क्या करा, ये मैंने आपको समझाया एक तरीके से। लेकिन अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको ऐसे नहीं समझाना है, आपको प्रॉपरली लिखना है कि हम कर क्या रहे हैं असल में। तो मैं एक बार इसका ग्राफ आपको दोबारा से समझा देता हूँ, दोबारा से थोड़ा सा बड़े साइज में समझा देता हूँ।
सपोज आपके पास ये कर्व था और ये कर्व था, तो पहले हमने क्या करा, पहले जो हमें दे रखा था, हमें इनिशियली क्या दे रखा था, y की लिमिट दे रखी थी, तो वो y यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा था और x कहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा था। समझ आ गई मेरी बात। फिर हमने क्या करा, हमने ये ऑर्डर चेंज करा, तो फिर हमें यहाँ से यहाँ तक आना था, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू थी वो हमने यहाँ लिख दी और यहाँ पर जो x की वैल्यू थी वो हमने यहाँ लिख दी और फिर हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक चले गए। समझ आ गई मेरी बात। तो फाइनली आपने देखा कि ये दोनों रिजल्ट क्या हो गए, इक्विवेलेंट प्रूफ हो गए। तो अगर आप एग्जाम में करेंगे तो आपको ये सारे स्टेप लिखने होंगे कि यहाँ पर x की वैल्यू इतनी है, यहाँ से मैं यहाँ लिमिट ले रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आप कैलकुलेट यहीं पर करेंगे, ये पॉइंट भी कैलकुलेट करेंगे इन दोनों का, और फिर फाइनली जाके ये आपका प्रूफ हो जाएगा। तो मैं इस लेक्चर में इतना ही करूँगा। आपको क्या करना है, आपको मैं एक असाइनमेंट दे दूंगा इस चीज़ का, और वो असाइनमेंट आपने सॉल्व करना है, फिर जो प्रॉब्लम आएगी उसको हम हैंडल कर लेंगे। ठीक है, तो थैंक यू।